स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए यूनिट 3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हैं। सब्जेक्ट आज का जो है वो रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। प्रश्न इसका ऐसे ही आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और वो बल कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, है ना। कई बुक्स में इसी बल को लॉरेंज बल के नाम से भी कहा गया है। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट पर आज बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र B लिया हुआ है और इसके अंदर एक आवेशित कण है जिस प्लस Q आवेश जिसके ऊपर है, हम ऐसा मान लें ये आवेशित कण यहाँ पर है, B इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ये थीटा कोण बनाते हुए ये आवेशित कण क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए V वेग से ये मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस आवेशित कण के ऊपर कितना बल कार्य करेगा, ये प्रयोगों के आधार पर देखा गया है और ये पाया गया है कि जो बल है वो बल जो है उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली चीज कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो उस आवेश पर लगने वाला बल उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q। यह पहली चीज देखी गई। दूसरी चीज ये देखी गई कि जो लगने वाला बल है वो बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के भी अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है B, तो उसके परिमाण के अनुक्रमानुपाती मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू B। तो पहली चीज क्या देखी गई कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई गतिमान आवेश है तो उस पर लगने वाला बल उसके आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी भी चीज, वो जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसके भी परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी, आवेश किस वेग से उस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उसके अनुक्रमानुपाती। तो तीसरी चीज जो है F जो बल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, किस वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो गति कर रहा है। और चौथी और आखिरी चीज, वो लगने वाला बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा का मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, है ना। यहाँ पर थीटा क्या चीज है, V और B दोनों के बीच का कोण। तो इसको ऐसे कह सकते हैं अपन कि यदि हम इन चारों को एक साथ मिलाएं तो F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। तो जो लगने वाला बल है वो F प्रोपोर्शनल चिन्ह एक हटाएं और एक कांस्टेंट ले लें K, तो K QVB साइन थीटा, ये आपका चुंबकीय बल हो गया। F इज इक्वल टू QVB K QVB साइन थीटा। यदि इसमें अपन K इक्वल टू 1 लें, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यदि हम 1 ले लें, K इक्वल टू 1 हो, तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय बल है F उसकी वैल्यू हो जाएगी QVB साइन थीटा। ये आपके फोर्स के लिए आ गया। यदि इसी के सदिश रूप की बात हम करें कि इसका सदिश रूप क्या होगा, तो इस F को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q को ऐसे लिख के और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं V क्रॉस B। ये आपका सदिश रूप हो गया इसका। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आपका अगर क्रॉस को अपन A क्रॉस B को अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AB साइन थीटा, ये लिखते हैं AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा यहाँ है, उसकी जगह A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे VB साइन थीटा है, तो VB साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, V क्रॉस B लिख दिया। तो ये सदिश रूप में हो गया, है वो के वो, लेकिन ये क्या हो गया आपका सदिश रूप में। तो सदिश रूप में चुंबकीय बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B। अब
ये जो फोर्स है ये एक्चुअली क्या है, V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अपन जानते हैं जो सदिश की 11वीं में हमने बात करी थी क्रॉस गुणे की, तो इन दोनों का जो परिमाण होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है वो हमेशा उसके दोनों के लंबवत होता है। तो यहाँ पे भी यदि अपन देखें और इसकी फोर्स किस दिशा में लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स, तो एक तरफ V है एक तरफ B है, तो मान लीजिए V इधर है और B इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। यदि इधर मूवमेंट कर रहा है तो अंदर की तरफ लगेगा। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक हो गया। यहाँ तक मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस आवेशित कण के ऊपर चुंबकीय बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का मान उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। उस चुंबकीय बल का मान उस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। उस चुंबकीय बल का मान वह आवेश कितने वेग से गति कर रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय बल का मान साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहाँ थीटा क्या चीज है, जहाँ थीटा V और B के बीच का कोण है, V और B के बीच का कोण है। यदि इन सभी को हम एक साथ मिलाएं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। फिर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएं तो एक कांस्टेंट लिया K, यदि K की वैल्यू 1 हो तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये चुंबकीय बल हो गया आपका, ये क्या हो गया, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल बहुत सारी बुक्स में इसी को लॉरेंज बल कह दिया जाता है। अभी हम लॉरेंज बल पे भी और बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे इसको भी हम लॉरेंज बल कह दें तो गलत नहीं है। चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि इसको सदिश रूप में अपन लिखें, सदिश रूप में लिखें तो जो आपका वी बी साइन थीटा है, ये वी बी साइन थीटा इस रूप में है ए बी साइन थीटा के रूप में, तो इसकी जगह हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो इसलिए वी क्रॉस बी आ जाएगा। मतलब इसको अपने सदिश रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसके केस की बात कर लें तो देखिए केस फर्स्ट, क्या क्या केस इसके अंदर हो सकते हैं। तो देखिए या तो ये जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण या तो ऐसे जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जाए। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जब जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 हो, क्या अर्थात क्या मतलब हुआ कि कण की जो गति है, कण की गति क्षेत्र के समांतर है ना, तो कितना बल लगेगा। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या है आपका, क्यू वी बी और साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना आ रहा है, 0, साइन 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो कुल मिला के F कितना हो गया आपका, 0 है ना। तो यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। मतलब यदि कण, देखिए समझना यहाँ पे, यदि आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चल रहा है, ऐसे जा रहा है ना, बड़ी इस टाइप से अगर जा रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, केस सेकंड, क्या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो मतलब ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और ये थीटा 90 डिग्री, तो कण ऐसे जा रहा है, मूवमेंट ऐसे कर रहा है इसके अंदर है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये मूवमेंट किधर कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है ऐसे। तो उस स्थिति में क्या होगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अपन, अर्थात कण क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, क्षेत्र के लंबवत गति करता हो। क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो कितना बल लगेगा उस पर, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1। इसका मतलब जो आपका F मैक्सिमम है, अधिकतम लगेगा, वो कितना लगेगा, क्यू वी बी। F मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है ना। और एक कंडीशन और ये हो सकती है कि यदि कण गति नहीं करे, है ना, केस थर्ड यहाँ ले लेता हूँ मैं, केस थर्ड, कि यदि कण गति नहीं करे, मतलब यदि v इक्वल टू 0 हो, स्थिर है कण, यदि स्थिर है, कण स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में F इज इक्वल टू क्यू वी की जगह आपका क्या आ जाएगा, 0 इंटू बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसका मतलब F इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि
चुंबकीय क्षेत्र में यदि कण गति नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, चुंबकीय बल कितना लगेगा, 0। यदि कण गति तो कर रहा है लेकिन क्षेत्र के समानांतर ही कर रहा है तो भी उसके ऊपर चुंबकीय बल कितना लगेगा, 0। पर यदि कण गति कर रहा है और लंबवत गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर अधिकतम बल कार्य करेगा। तो ये 3 केस से अपने को ये भी स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर बल तभी लगेगा जबकि वो मोशन में हो, वो गति में हो। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक इसके हिसाब से इसकी एक यूनिट भी आपको, चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट है वो किस हिसाब से हम निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो आपका मैक्सिमम वाला केस होता है इससे अपन जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, QVB। तो इससे B की बात करेंगे तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/QV। एक मिनट इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए मात्रक की बात कर रहे थे, इस सूत्र से अपन निकालते हैं कि F इज इक्वल टू QVB तो B इज इक्वल टू F/QV। तो देखिए B इक्वल टू F के लिए हम लेंगे न्यूटन, इसका मात्रक। Q की जगह हम ले सकते हैं धारा गुणित समय, मतलब धारा के लिए एम्पियर और समय के लिए सेकंड। जबकि V की जगह हम ले सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, है ना। ये आपका काय के लिए लिया हमने, Q की जगह। Q बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय होता है। धारा गुणित समय, तो धारा को अपन एम्पियर से बताते हैं और समय को हम T से बताते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया एम्पियर इंटू, तो ये सेकंड से सेकंड आपका गया। तो B इक्वल टू क्या बचा, देखिए न्यूटन बटे एम्पियर, न्यूटन बटे एम्पियर और मीटर। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट होती है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ये न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इसको अपन बोल देते हैं टेस्ला। ये कई बार सही जोड़ी वगैरह में और इसमें आ जाता है, तो ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का भी हो गया। तो पहला टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, F इज इक्वल टू QAB साइन थीटा होगा। और वो सदिश रूप भी उसका देख लिया हमने, उसके दोनों तीनों केसेस हमने देख लिए हैं। और वो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो इस आधार पे टेस्ला किस प्रकार से निकलता है ये हमने देख लिया है। अब जो बुक्स है या कई बार इसी बल को लॉरेंज बल कह दिया जाता है, कि इसको लॉरेंज बल कहते हैं, F इज इक्वल टू QAB साइन थीटा को ही लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉरेंज बल जो है वो वास्तव में जॉइंट फोर्स होता है। जॉइंट फोर्स होता है, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो लॉरेंज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विद्युत क्षेत्र के अंदर भी जो फोर्स ज्ञात किए और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी जो फोर्स ज्ञात किए, उनका जो जॉइंट फोर्स होता है उन सब फोर्सेस को लॉरेंज फोर्सेस कहा जाता है। तो सामान्य तौर पे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में तो ये कहा गया है कि यदि कोई गतिमान आवेश Q यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में की उपस्थिति में, मतलब विद्युत क्षेत्र भी होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए, दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में यदि v वेग से गति कर रहा है तो उनके ऊपर जो नेट फोर्स कार्य करता है उस नेट फोर्स को लॉरेंज बल कहते हैं, ये कहा गया है। तो इसको देखें अपन कि लॉरेंज बल का सिंपल यदि लॉरेंज बल आए तो हम इस प्रकार से उसको डिफाइन करें कि कोई भी जो है आवेशित कण है, वो आवेशित कण यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र में भी गति कर रहा है और विद्युत क्षेत्र, मतलब उसके ऊपर दोनों क्षेत्र लग रहे हो, कहने का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा हो और विद्युत क्षेत्र भी लग रहा हो, किसी भी आवेशित कण के ऊपर कोई भी आवेशित कण है Q, मान लीजिए ये Q आवेशित कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के अंदर v वेग से गति कर रहा है, मान लीजिए v वेग से गति कर रहा है और इसके ऊपर जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है और विद्युत क्षेत्र भी लग रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे। पहला बल कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण जो फोर्स होगा उसको हम Fe से बताते हैं। Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई, है ना।
ये हम जानते हैं कि जो पहले हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन निकालते थे ना फर्स्ट उसके अंदर, तो क्या करते थे E इज इक्वल टू F अपॉन Q, एकांक आवेश पर लगने वाला बल Q इज इक्वल टू 1 ले लेते थे, वही उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पर इससे आपका निकलता है विद्युत बल, तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल F इज इक्वल टू कितना होगा Q इंटू E। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल अभी हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो वो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, तो वो बल अभी देखा अपन ने, चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से बताते तो F भी बोल दो इसको, है ना, तो कितना लगेगा अभी देखा था हमने। इसका Q भी साइन थीटा, या अगर सदिश रूप लिखें तो Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी ये लगेगा। तो यदि इन दोनों को देखें अपन कि आवेशित कण जो है, कोई आवेशित कण है वो v वेग से मूवमेंट कर रहा है और फील्ड दोनों उसके ऊपर है, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो ऐसे में जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Fe विद्युत क्षेत्र के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण Fb, मतलब F नेट इज इक्वल टू Fe कितना है Q इंटू E प्लस Fb कितना है आपका Q इंटू V क्रॉस B। यदि इसमें से अपन Q कॉमन ले लें तो अंदर बच गया आपका E प्लस V क्रॉस B, ये आपका F नेट हो गया, है ना। तो ये जो F नेट है, इस F नेट को ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। तो देखिए इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लॉरेंज फोर्स बोल रहे हैं। तो लॉरेंज बल की जब हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई भी गतिमान आवेश Q यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E दोनों की उपस्थिति में v वेग से गति करता है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करेंगे और वो दोनों बल का जो संयुक्त बल होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स आपका कहलाएगा लॉरेंज बल। तो इस हिसाब से देखें हम तो विद्युत क्षेत्र ये लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये लग रहा है, दोनों को जोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में हम लॉरेंज बल पर पहुंचेगी, ये आपका लॉरेंज बल है। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बनता है, जो टॉपिक है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की जगह हम एक चालक तार रख दें, है ना, तो उस चालक तार के ऊपर कितना फोर्स कार्य करेगा, ये अपना अगला जो है टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल कितना होगा। तो मान लीजिए इसके लिए हमने इसमें बता रखा है कि L लंबाई का एक चालक तार लिया है, ये B चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक तार लिया है, ये चालक तार लिया है स्मॉल l लंबाई का और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है, ये रखा हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। देखिए आप, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इससे थीटा कोण बनाते हुए ये चालक तार रखा गया है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स कार्य करेगा, ये फोर्स हमको देखना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि जो चालक तार हमने लिया है उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, क्योंकि एक्चुअली चालक तार तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूवमेंट कौन करेगा, इसके अंदर यदि I धारा प्रवाहित हो रही है, I करंट यदि इसके अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो करंट कब प्रवाहित होता है, जब आवेश मूवमेंट करता है। तो आवेश मूवमेंट कर रहा है तो एक्चुअली वास्तव में आवेश के ऊपर ही फोर्स कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कहेंगे कि ये चालक तार के अंदर के ऊपर फोर्स कार्य कर रहा है। तो यहाँ जो बात हो रही है आपकी कि ये जो चालक तार है, इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में, मतलब छोटा सा आयतन यदि हम ले लें तो उस आयतन के अंदर प्रति एकांक आयतन मतलब छोटा सा पार्ट एक ले लिया हमने, तो इस आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हमने मान लिया कि चालक तार में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। इतने से में स्मॉल n है तो हमको तो पूरे की निकालना है, पूरे आयतन की। तो पहली बात तो इस चालक तार का आयतन कितना हुआ, तो क्षेत्रफल गुणित लंबाई होता है, तो a इंटू एल, तो ये तो इसका आयतन हो गया। तो हमने लिख दिया है चालक तार का कुल आयतन कितना है, a इंटू एल। अब प्रति एकांक आयतन में n है तो कुल पूरे आयतन में कितनी होगी, तो n का गुणा हो जाएगा इसके साथ में, n a इंटू एल। तो अतः चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n इंटू a इंटू एल। समझ में आई ये बात आपको।
भाई प्रति एकांक आयतन में छोटे से इतने से आयतन में स्मॉल n है, तो पूरा आयतन कितना है a इंटू एल है, तो a इंटू एल का साथ में n का गुणा हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अब हर एक जो आवेश है या जो कहें अपन इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, स्मॉल ई है। यदि ऐसा है कि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश स्मॉल ई हो, तो कुल आवेश कितना हो गया चालक तार के अंदर, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना आवेश। तो ई का यदि एक के ऊपर ई का है, मान लीजिए अपन 1.6 × 10⁻⁻19 बोलते हैं, तो उसका गुणा अपन इसके साथ में कर दे, तो ई माना हमने कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू ई का गुणा हो गया E इंटू एन इंटू ए इंटू एल। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे के हमने छोड़ दी। देखिए यहाँ तक की जो स्टोरी है वो सिंपल यही है आपकी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चालक तार रखा हुआ है। वो चालक तार इस प्रकार का है कि उसकी लंबाई L है, उसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो चालक तार है, इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो कुल आयतन में कितनी होगी, तो कुल आयतन कितना है, a इंटू एल है ना, कुल आयतन a इंटू एल है, तो उसमें n का गुणा हो जाएगा। तो आपके चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n इंटू ए इंटू एल हो गए। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि E आवेश है तो कुल कितना आवेश हो गया, तो E का गुणा और उसके अंदर हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू ई इंटू एन ए एल। यहाँ तक हमने इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ दिया। अब हम वापस उसी बेसिक पे आ जाते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एक आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स कार्य कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर ये है तो आवेश ही मूवमेंट कर रहा है, तार थोड़ी मूवमेंट कर रहा है, आवेश ही मूवमेंट कर रहा है, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो आवेश के ऊपर कितना बल कार्य करेगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कितना बल कार्य करता है जब कोई आवेशित कण इसमें गति करता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, या यूं कहें चुंबकीय बल कितना होता है, तो बोले F इज इक्वल टू कितना होता है, Q V। अब यहाँ मैं V की जगह VD यूज करूंगा, अभी बताऊंगा आपको। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, यही होता है F इज इक्वल टू QVB। V की जगह मैंने VD लिख दिया है। VD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने अनुगमन वेग जिसको हम बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा है। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने जो है उसमें धारा विद्युत का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने पढ़ा है, एक वीडियो भी बना रखा है अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध। वो आपको अगर देखना हो तो आप चैनल पर जाकर और वीडियो है, उस वीडियो को देख लें, यदि देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका अनुगमन वेग जो सीधे सीधे नहीं चल के और जब पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं और अनुगमन वेग प्राप्त करता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसका कि यहाँ पे भी यही बात है, चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जरूरी थोड़ी इसी मोशन में जा रहे हैं, वो आगे पीछे ऊपर अनुगमन वेग से वो आगे बढ़ता है, तो VD आएगा उसके अंदर। वो अपन वैल्यू रखें यहाँ पे Q की, काई से रखें, समीकरण 1 से Q की वैल्यू यदि हम रखें समीकरण 1 से, देखिए आप, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की जगह हम रखें E N A L, ये तो हो गया Q। V की जगह क्या आ गया, VD और B साइन थीटा, ये आपका आ गया E N A, ये हमने रख दिया पूरा की पूरा Q की जगह, जो Q हमने निकाल के रख रखा था उसकी जगह हमने रख दिया। अब हम धारा और अनुगमन वेग के बीच में एक संबंध होता है, वो हम जानते हैं कि धारा और अनुगमन वेग के बीच में जो संबंध होता है, धारा और अनुगमन वेग के संबंध से, उसमें एक रिलेशन होता है जो हमने पहले निकाला है, संबंध से हम जानते हैं कि अब एक रिलेशन इसके अंदर होता है काई में, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, वो होता है I
इज इक्वल टू एन, वहाँ निकाला था पहले अपन ने जो आपका वीडियो लिया था उसके अंदर, एन ई ए और वी डी, ये रिलेशन होता है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहाँ पर जो आपकी टर्म आ रही है इसकी जगह हम I लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखें फिर से, है ना, तो F, ध्यान देना F तो ऐसा कैसा, अब देखिए E N A और V D, ये वाला L छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, ये तो E N A V D, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका I, बचा क्या इंटू L, फिर क्या बचा B और साइन थीटा। तो ये फोर्स आ गया आपका F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स आ गया। ये फोर्स किस पे लग रहा है, एक धारावाही चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होगा। अब इसको यदि आप उसमें लिखो, सदिश रूप में लिखो, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, वही जो उसके पहले वाले में अपन ने देखा था उसी हिसाब से इसको सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप में F इज इक्वल टू आई को बाहर ले लो और यहाँ आ जाएगा आपका L क्रॉस बी, L क्रॉस बी, आई को बाहर ले लिया और L क्रॉस बी, मतलब L लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये फोर्स कार्य करेगा, तो L क्रॉस बी, ये आपका सदिश रूप में आ गया पूरा फोर्स बी। अब इसके अंदर भी आप केसेस लगा सकते हैं। पहले तो यहाँ तक देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो हमने समझा ही दिया है डबल आपको क्यों कैसे आया, आवेश कैसे आया। अब हम जानते हैं कि जो आवेशित कण है, इसके अंदर जो आवेशित कण है उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, अभी हमने निकाला था चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर जो V है वो वास्तव में अनुगमन वेग होता है। जब चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो अनुगमन वेग से बढ़ता है, इसलिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर Q की वैल्यू हमने समीकरण 1 से पहले निकाल रखी थी, वो Q की वैल्यू यहाँ रख दी है ना। Q की वैल्यू रखने के बाद में धारा और अनुगमन वेग के संबंध से हम जानते हैं, पहले हमने देखा है, निकाला है रिलेशन कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। तो ये इस पूरे की जगह हमने I फिट कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपका F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा आ गया। और इसको सदिश रूप में यदि लिखा आपने तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी आ गया। अब यहाँ पर भी आप केस, जैसे केस अपन ने वहाँ लगाए थे वैसे दो केस आप यहाँ पे भी लगा सकते हो कि यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो। पहला केस में क्या, यहाँ लगा के बता ही देता हूँ मैं कि केस फर्स्ट क्या होगा आपका कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका चालक तार है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर ही है ना। थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये चालक तार इस टाइप से है, तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच में जो है कोण कितना है, 0 है। तो आपको ऐसी स्थिति में उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू आई एल बी और साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, तो इट मीन्स F इज इक्वल टू 0। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि यदि चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में है और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसके ऊपर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा। ये पहला। सेकंड केस आपका क्या होगा, केस सेकंड में अपन करें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 90, इसका मतलब साइन 91 होता है, तो ये F इज इक्वल टू आई एल बी, ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम। तो यदि चालक तार को आपने चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत रख रखा है, ऐसे यदि रख रखा है तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर अधिकतम बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो ये हमने आज पूरा देखा है कि एक्चुअली जो लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज बल क्या होता है ये हमने समझा है। आवेशित कण को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में मोशन करवाते हैं, गति करवाते हैं, तो उसके ऊपर बल कौन सा कार्य करता है वो देखा है हमने। और तीसरी चीज हमने देखा है कि किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर किस प्रकार से बल कार्य करता है। ये तीनों चीजें हमने देखी है। यहाँ एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि जब आप किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में
गति करवाते हो तो वहाँ पर जो हमने केसेस लगाए थे कि थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री रखा था और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखा था। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स इस प्रकार से कार्य करता है कि वो आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, इस प्रकार से मूवमेंट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ऐसे है। और जब यदि आवेशित कण है वो थीटा डिग्री से यदि मूवमेंट करता है, थीटा डिग्री से मूवमेंट करता है तो वो सर्पिलाकार इस टाइप से जो है मूवमेंट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ऐसे मूवमेंट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये दो केसेस उसके अंदर थे कि यदि कोई आवेशित कण पूरा 90 डिग्री के ऊपर अगर मूवमेंट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के ऊपर अगर है तो वो पूरा सर्कुलर मोशन करेगा, और यदि किसी एक पर्टिकुलर एंगल से अगर उसको अपन भेज रहे हैं, थीटा डिग्री से भेज रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सर्पिलाकार भी गति करेगा और फिर आगे की तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें और आप देख लें, दिमाग में रखें दोनों चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से ये आज का वीडियो आपका जो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने 2-3 बातों को किया है। लॉरेंज बल के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। लॉरेंज बल कई बुक्स में F = QV sin थीटा दिया है, तो वो भी ठीक है। वहाँ ये माना गया है कि विद्युत क्षेत्र 0 है, वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं लग रहा है, इस प्रकार से मान लिया गया है। एक्चुअली लॉरेंज बल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है, उसका जो नेट फोर्स होता है वही लॉरेंज बल कहलाता है। लेकिन यदि F = QEB sin थीटा को भी आप लॉरेंज बल कहते हैं तो वो भी गलत नहीं है। ओके, यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और निश्चित रूप से यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।